A very good morning to all of you, my dear students. I hope that you all are fine. So, students, today we are going to start new chapter of English grammar, which is a verb. So, students, you must know that action words are called verbs. ठीक है ना? Action words are called verbs. या फिर जो वर्ड्स आपका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बताते हैं, क्या बताते हैं? स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बताते हैं या फिर एक्शन बताते हैं कि यानी क्या वर्क हो रहा है ये बताते हैं, या फिर स्टेट बताते हैं कि क्या सिचुएशन है। जैसे मैंने बोला आई एम ईटिंग, तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? ईटिंग का हो रहा है, तो वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईटिंग। अच्छा, जैसे मैंने बोला आई एम योर टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन क्या है? यहाँ पे तो एक्शन कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जिस्टेंस है कि मैं आपका टीचर हूँ। ये एग्जिस्टेंस है ना, ये स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे एम क्या है? मेन वर्ब है। वो सब बाद में खैर बताएंगे मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। मतलब ये समझो कि ये वर्ब है क्योंकि ये स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बता रहा है। यहाँ पे ईटिंग वर्ब है क्योंकि ईटिंग यहाँ पे स्टेट ऑफ ईटिंग यहाँ पे वर्किंग एक्शन बता रहा है। क्लियर? चलो, अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पहले से शायद मालूम हो या सुन लो कि एक सेंटेंस में ना देखो सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है, वर्क का डूअर होता है। क्या होता है? डूअर। और ऑब्जेक्ट होता है जो कि यानी जिस पे वर्क हो रहा होता है, जिस पे वर्क हो रहा होता है, मतलब वर्क एक्टिंग अपॉन विच। ठीक है ना, वर्क एक्टिंग अपॉन विच। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि मैं फिर से वो ईटिंग वाला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला सुमित इज ईटिंग चिप्स। आप क्या कहोगे कि सर सुमित इज सब्जेक्ट एंड चिप्स इज ऑब्जेक्ट। क्यों? डूअर क्या है? मतलब खाने खाने वाला कौन है? ईटिंग करने वाला कौन है? सुमित है। और क्या ईटिंग की जा रही है? चिप्स ईटिंग की जा रही है। तो अब ये तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट व्हाट यू एक्स्ट्रा हैव टू अंडरस्टैंड, जस्ट अ मिनट, ये ऑब्जेक्ट जो है ना बेटा, ये किसके बाद आया है? आप कहोगे सर ये वर्ब के बाद आया है। करेक्ट, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ, किसके बाद? वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। किसका वर्ब, किसका ऑब्जेक्ट है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यही है आपका बेसिक डिफरेंस ट्रांजिटिव वर्ब में और इंट्रांजिटिव वर्ब में। मतलब कि डेफिनेशन देखो आके, चलो पहले डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन है intransitive verbs do not need an object. In other words, these verbs show an action which does not affect an object. Okay. Similarly, अगर हम transitive verbs की बात करें तो क्या होता है? Which affect the object that act upon. एक सिंपल सी बात है, यानी कि ये ऐसे वर्ब होंगे जिनके लिए वी रियली डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला राइज, तो RISE जो वर्ड होता है राइज, मैं अगर इसको सेंटेंस में यूज़ करूँ सो वी कैन कॉल इट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सो यहाँ पे जो राइजेज वर्ड आया है इट्स अ वर्ब। ओके, बट क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, ईस्ट तो एक आपका डायरेक्शन हो गया, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। करेक्ट, तो मीन्स हेयर वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, and since they here we don't have any object of verb, therefore rises जो word use हुआ है वो क्या है? It's an intransitive verb. Clear? So similarly, जैसे I'm going to school,
अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल है, तो गोइंग टू स्कूल में अब देखो ये भी चीज़ ध्यान से देखो। जैसे मैंने बोला इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इसलिए समझाया था। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या होगा आई, वर्ब क्या होगा गोइंग, एम क्या है, एम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है ठीक है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। टू क्या है प्रीपोजिशन, एंड स्कूल क्या है, स्कूल इज अ नाउन, है ना। सो अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने की बात ये है कि स्कूल इज अ नाउन एंड एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये सामान से मत समझना कि सर ऑब्जेक्ट है कोई डिवाइस है, नहीं। आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, करेक्ट। सो जो गोइंग का ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो कोई नहीं है। वाई? बिकॉज गोइंग के बाद जो है आई मीन वर्ब के बाद कुछ लिखा ही नहीं है। सो स्कूल इज एन ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइस वाली बात मत लेना, ठीक है ना। तो स्कूल ऑब्वियसली इज एन ऑब्जेक्ट, बट स्कूल किसके बाद आया है, टू के बाद। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ये आपके एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो तो ये मेरा थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिंस दिस वर्ड स्कूल इज हेयर आफ्टर अ प्रीपोजिशन, आफ्टर अ प्रीपोजिशन, है ना। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट तो है, बट ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ना कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। अब मैं सीधे डेफिनेशन पे आता हूँ कि जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा सो विल कॉल इट, उस वर्ब को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा सो वी विल कॉल इट इनट्रांजिटिव वर्ब। आइए हम लोग डायरेक्टली देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही हैज़ गॉन बैक होम, तो यहाँ पे वर्ब है गॉन, बट गॉन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, ये तो लोकेशन आ गया कि भाई अब घर वापस चला गया। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल या गॉन बैक होम, तो यहाँ बैकवर्ड आ गया ना, तो बैक तो कुछ आपका ऑब्जेक्ट होता नहीं है, करेक्ट। चलो, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब आई, ठीक है। रितेश लिव्ड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ तो अब यहाँ पे यस ऑफ कोर्स लिव्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ आया ना, ये एक ऑब्जेक्ट आया, अ डिसिप्लिन लाइफ, कैसी जीवन, एक अनुशासन से भरा हुआ जीवन, ठीक है। अ फुल्ली डिसिप्लिन्ड लाइफ या अ डिसिप्लिन लाइफ। सो यहाँ पे लिव्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। सो आई होप कि आपका जो मैंने कंसेप्ट बिल्डिंग किया आप आपका समझ पा रहे हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये सारे के सारे आप जो है इसको ट्राई करना, ठीक है। फिल करके इसको सेंड करना मुझे आप आज। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड फटाफट, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने जो वर्ड किया था आ भी गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स। मैंने कहा था ना कि ये वही नाउन प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, वर्ब के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अच्छा ये है, यू हैव ऑल्सो लर्न दैट ट्रांजिटिव वर्ब में टेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। तो a direct object is usually that which is affected by the action shown by the verb. For example, which is affected by the action shown by the verb. जैसे रीता teaches music and we ride bikes. बात समझना, direct object is usually that which is affected by the action shown by the verb. तो टीचिंग का क्या है, क्या टीचिंग हो रही है, क्या टीच करते हैं, म्यूजिक टीच करते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली वी राइड बाइक्स, तो क्या चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। सो ये डायरेक्ट आपका इफेक्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक समझो कि यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट आपका एक तरीके से वर्क हो रहा है। सो दैट इज वाई वी कॉल इट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन to whom something is given or for whom something is done. For example, Rita teaches music to high school students. So यहाँ पे रीता teaches music में teaches के बाद music आया, so music is a direct object, but
यहाँ पे टू होम किसको पढ़ाते हैं, टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाई स्कूल क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मदर गेव मी अ बाइक ऑन माई बर्थडे। सो मदर गेव मी, सो गेव इज अ वर्ब एंड मी मुझे मिला है, तो मी इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज बोला ना पर्सन टू होम और समथिंग इज गिवन और होम समथिंग इज डन। यहाँ पे होम यानी उस लिविंग थिंग की बात होती है जिसको ये मिल रहा है, द बेनिफिट, द बेनिफिटर। ठीक है, द बेनिफिटर और लूजर मतलब दैट पर्सन शुड बी अ लिविंग पर्सन। एक सिंपल से इसका हैक समझो, ट्रिक समझो कि अगर when you see a living thing, when you see a living person as an object, it means that that object is an indirect object. Okay, now moving forward. So in this sentence, Rita teaches nahi Mohan mother gave me a bike on my birthday. So gave me में me क्या है, is an indirect object and bike is a direct object. Okay, so students, now you are in a state to answer. चलो एक और मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। Grandfather made a flute for my birthday. Grandfather made a flute for my birthday. So देखो उसमें करना क्या है, underline the objects of the verb and state if they are direct objects or indirect objects. ठीक है, सो ग्रैंडफादर मेड अ फ्लूट, सो सबसे पहले फ्लूट यानी ऑब्जेक्ट है तो उसको मैंने अंडरलाइन किया, बट ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस ऑब्जेक्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, नाउ विशु लेंट द बुक टू हिज सिस्टर। सो और हेयर यू कैन सी कि लेंट द बुक, सो वर्ब जो लेंट मतलब क्या होता है, उधार देना या फिर यूं ही दे देना, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कर्ज। ठीक है, सो विशु लेंट द बुक टू हिज सिस्टर, तो बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड सिस्टर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, सो दिस इज हाउ यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको फिनिश कर लेना सारा का सारा। ठीक है, अब देर आर टू मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, इसके बाद वील मूव टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब। सो जस्ट अ मिनट, देखो व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज इसमें मुझे थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए होगी। हेल्प ये चाहिए स्टूडेंट्स कि आप इस सेंटेंस को पहले रीड करो। ठीक है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, वील रीड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दीज सेंटेंसेस, इवन नॉट दीज सेंटेंसेस, ये तुम्हारा फिल द ब्लैंक्स वाला पार्ट ही आ गया, इन सेंटेंस को पहले रीड करो। ठीक है, तो जब आपने रीड किया तो आपने कहा कि सर ही डांसेस, वी डांस, वी आर डांसिंग एंड ही डांस्ड। क्लियर, चलो फिर इसे ज़रा सा चेक करो। करुणा लाइक्स पेंटिंग, करुणा एंड हर सिस्टर लाइक्स पेंटिंग फ्लावर्स एंड आई लाइक्ड पेंटिंग सीनरीज। पढ़ लिया आप लोगों ने, चलो आगे बढ़ते हैं। अ फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब इज अ वर्ब दैट हैज अ सब्जेक्ट and changes form to show a change in the tense or time of an action. It also changes form according to a change in the number of the subject. कहने का मतलब क्या है, सबसे पहला तो ये मेन वर्ब होगा, यानी ये मेन वर्ब यानी मेन काम बताएगा कि व्हाट द वर्क इज हैपनिंग। क्लियर, कि क्या वर्क क्या हो रहा है ये चीज़ मेंशन करता है। जैसे मैंने बोला ही डांसेस, यहाँ पे मेन वर्क क्या, डांसिंग का वर्क है ना, एंड that has the subject and changes from, अच्छा इसका सब्जेक्ट होता है, तो हियर यू कैन सी कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट यू कैन सी ही वी है ना सेंटेंस में, एंड फॉर्म चेंज होता है, यानी वर्ब का फॉर्म चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसे ही डांसेस, तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वो डांस करता है। वी डांस, हम डांस करते हैं, ये कौन सा टेंस है, ये भी सिंपल टेंस है, लेकिन यहाँ पे ही सिंगुलर है, वी प्लूरल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब जो है चेंज हो रहा है, एक जगह डांसेस एक जगह डांस है। एंड इसी तरीके से आपके सामने कुछ और एग्जांपल थे, जैसे मैंने बोला टेंस वी आर डांसिंग, वी आर डांसिंग में क्या है कि वी आर डांसिंग इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो फॉर्म देखो चेंज हो गया, डांसेस से डांस हो गया, डांस से फिर डांसिंग हो गया, एंड देन डांस्ड भी हो गया, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। सो इसी तरीके से यू हैव टू फिल दीज थिंग्स। ईच बॉय is dash a large bag. Each boy, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, just guess. तो in my opinion, according to me, each boy is carrying
अ लार्ज बैग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द टीम वॉज प्लेइंग वेरी वेल। ये एक और कहते हैं, एवरी वन डैश टू हेल्प देम। एवरी वन, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोचो, जस्ट ट्राई टू थिंक कि एवरी वन के बाद यहाँ ऐसा कौन सा मेन वर्ब रखा जाए कि हमारा काम हो जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं आना, एक सिंपल सा मेन वर्ब आना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझाने वाली बात थी, अच्छा है समझ लो। जैसे ये जो ऊपर वाला सेंटेंस था, ईच बॉय इज प्लेइंग इज कैरिंग अ लार्ज बैग। अब मान लो जैसे यहाँ पे मैंने इज़ नहीं लगाया, अगर मैंने इज़ यहाँ पे नहीं लगाया तो ईच बॉय इज कैरिंग, इस की वजह से मैंने कैरिंग लगाया था ना। अगर इस नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे कैरी भी लिख सकते थे, ईच बॉय कैरीज, है ना। So, उसी तरीके से एवरी वन के बाद अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखो एवरी वन के बाद अगर हमें मेन वर्ब लगाना है, अगर हमें मेन वर्ब लगाना है, डायरेक्ट मेन वर्ब लगाना है, यानी कौन सा टेंस देना पड़ेगा, या तो सिंपल टेंस देना पड़ेगा, सिंपल में कौन सा, सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट। तो मैंने बोला कि जस्ट मान लो एक ऐसा सिचुएशन है कि इफ अ नंबर ऑफ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे, खाली पेट भूखे पेट भटक रहे थे विदाउट एनी शेल्टर, तो वो जहाँ जहाँ गए हेल्प लेने के लिए, एवरीवन ट्राइड टू हेल्प देम। एवरीवन ट्राइड यानी हर किसी ने कोशिश किया उनकी हेल्प करने की, अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आई नो दैट दिट्स गोइंग बियॉन्ड, बिकॉज हमारा टाइम लिमिट थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी हैं। सो यहाँ तक के पार्ट को आपको फिनिश करना है। नेक्स्ट क्लास में विल रीड अ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।